तो भगत भाव हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोमटसार जीव का ग्रंथराज का। आज हम योग मार्गना में अविभाग प्रतिच्छेद को समझेंगे। इसका आगे बढ़ने से पहले एक दो प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। पहले सुरेश जी, आपने प्रश्न पूछा था अंगुल के भेद, है ना? तो अंगुल के मूल में तीन भेद, जैसे रेखा दीदी ने आपको बताया था, व्यवहारांगुल, प्रमाणांगुल जो इससे 500 गुना बड़ा होता है पहले से, और तीसरा है आत्मांगुल। तो ये अंगुल के तीन भेद होते हैं, ठीक है। अब इनके अलावा मेजरमेंट की अपेक्षा तीन भेद और होते हैं, और वो जो तीन भेद है उसमें सबसे पहला भेद है सूच्यांगुल, जो एक ही डायमेंशन का होता है। सूच्यांगुल, अब ये सूच्यांगुल में कौन सा लेना है? व्यवहारांगुल लेना है कि प्रमाणांगुल लेना है कि आत्मांगुल लेना है? ये आप किस चीज का मोजमाप कर रहे हैं, किस चीज की आप मेजरमेंट ले रहे हो, किसके बारे में कथन कर रहे हो, उस पर यह डिपेंडेंट है कि सूच्यांगुल में कौन सा अंगुल कंसिडर करना है। समझ में आ रही बातें? ये बात सब लोग ठीक से समझ लेना। अंगुल के तीन ही भेद है, व्यवहारांगुल, प्रमाणांगुल और आत्मांगुल। व्यवहारांगुल 3/4 इंच के आसपास, उससे 500 गुना बड़ा प्रमाणांगुल होता है। और आत्मांगुल ये बदलते रहता है। क्यों बदलते रहता है? क्यों, जिस काल के जीवों की चर्चा चल रही है, उस उन उन जीवों की जो अवगाहना होती है, उस प्रकार से आत्मांगुल का परिमाण बदलते रहता है। ठीक है। आत्मांगुल किस कारण उपयोग में आता है? किसका मेजरमेंट करने के लिए? झाड़ी आदि उपकरण जो है उनके लिए। प्रमाणांगुल से क्या मोजमाप करते हैं? दो विमानों के बीच की दूरी, महानदियों के विस्तार, जम्बूद्वीप आदि द्वीपों के विस्तार, इन सबको प्रमाणांगुल से कर लेना। ठीक है। और व्यवहार अंगुल से क्या करोगे? जीवों की अवगाहना का मापन करना है। मतलब सर्वार सिद्धि के देव की ऊंचाई 1 हाथ होती है, महावीर भगवान की 7 हाथ थी। तो इस प्रकार से जब ये जो प्रमाण है किसी जीव की अवगाहना आदि को मेजर करने के लिए, तो उसके लिए कौन सा उपयोग में आएगा? व्यवहार अंगुल उपयोग में आएगा। ठीक है, क्लियर है? स्मिता दीदी, अभी भी आपके कुछ प्रश्न है, बोलिए। नाही, आत्मांगुल जीव की अवगाहना म्हटला ना, मग व्यवहार अंगुल मध्ये पण तेच येतं का? आत्मांगुल को जीव की अवगाहना नहीं कहा हमने। आत्मांगुल से उन उन काल में जो जीव की अवगाहना होती है उस प्रकार से ये बदलते रहते हैं, ऐसा कहा हमने। मतलब अभी जो हम लोग जिस ग्लास से पानी पी रहे हैं, जिस ग्लास से पानी पी रहे हैं, तो ग्लास की ऊंचाई कितनी होती है? 4 इंच 6 इंच तक होती है ना? पंजाब में जाओ, लस्सी का अगर है, हाँ अंजलि दी, पंजाब की लस्सी का अगर है तो बहुत बड़े बड़े ग्लासेस होते हैं। अगर फिर भी हम लोग थोड़ा सा और पीछे पहुंच जाएंगे, कहां पर? चतुर्थ काल की शुरुआत में पहुंच जाएंगे, जहां पर जीवों की ऊंचाई 500 धनुष है। तो 500 धनुष वाले इतना सा पानी का ग्लास होगा क्या उसका? नहीं होगा, तो वो बड़े बड़े होंगे, है ना? तो उसके हिसाब से आत्मांगुल बदलते रहेगा उन उन जीवों की अपेक्षा से। प्रमाणांगुल व्यवहारांगुल से 500 गुना बड़ा होता है, और व्यवहारांगुल 3/4 इंच के आसपास पकड़ लेगा। ठीक है, ये तीन हो गए। अब ये तीन को लेकर जब इनकी लंबाई चौड़ाई मोटाई की अपेक्षा से जब गणित करना है, जब एक ही डायमेंशन की अपेक्षा से जब गणित करना है, तो कहते हैं सुच्चंगुल। सुच्चंगुल मतलब लंबाई। फिर सुच्चंगुल किसकी अपेक्षा से? व्यवहारांगुल की अपेक्षा से, या प्रमाणांगुल की अपेक्षा से, या आत्मांगुल की अपेक्षा से? तीनों की अपेक्षा से कर सकते हो। ठीक है। सूच्यंगुल का मतलब क्या होता है? सूच्यंगुल ये ऐसा परिमाण है जिसमें आप जो चाहिए अंगुल डाल सकते हो। ठीक है। मेरे पास एक ग्लास है, उस ग्लास में दूध मापा जाता है। कौन सा दूध? बकरी का दूध, ऊंट का दूध, भैंस का दूध, गाय का दूध, कौन सा दूध? वो मापा जाता है। तो दूध अपनी जगह पर है, और उसको मापन अलग अलग दूध को मापने के लिए एक मेरे पास ग्लास है। ठीक है, तो ये ग्लास क्या है? सुच्चंगुल है। अब इस सुच्चंगुल में क्या कौन कौन सा दूध डालोगे? या तो आत्मांगुल वाला डालो, या तो प्रमाणांगुल वाला डालो, या तो फिर व्यवहारांगुल वाला डालो।
पर सूच्यंगुल में डालेंगे तो एक ही डायमेंशन का मिल जाएगा, मतलब एक पंक्ति पंक्ति के अनुसार। ठीक है, इसके ऊपर होता है प्रतरांगुल, मतलब सूच्यंगुल को सूच्यंगुल से गुना करो, सूच्यंगुल को सूच्यंगुल से गुना करो, या फिर लंबाई को चौड़ाई से गुना करो, तो एक प्रतर बन जाता है। प्रतर मतलब एक प्लेन बन जाना है, बन जाता है। तो वो जो प्रतर है, वो प्रतर के लिए प्रतरांगुल कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में उसको एक प्लेन कहते हैं, भूमिति में उसको प्लेन कहते हैं, ज्योमेट्री में। अच्छा, अब ये सूच्यंगुल को सूच्यंगुल से 3 बार गुना करो, सूच्यंगुल गुना सूच्यंगुल गुना सूच्यंगुल, तो ये क्या बन जाएगा? घनांगुल बन जाएगा, ये बन जाएगा घनांगुल। ठीक है, इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों भी आ जाते हैं। क्लियर है? तो व्यवहारांगुल, प्रमाणांगुल और आत्मांगुल, ये तीनों बेसिक अंगुल है, और इन तीनों का उपयोग करके आप सूच्यंगुल ले सकते हो, और फिर सूच्यंगुल की अपेक्षा से प्रतरांगुल और घनांगुल बना सकते हो। ठीक है, अलग अलग है। हाँ प्रमोद जी। मैं ये कह रहा था कि जैसे विदेश क्षेत्र में तो तीनों बराबर हो जाएंगे ना? विदेश क्षेत्र में व्यवहारांगुल अलग रहेगा, प्रमाणांगुल, व्यवहारांगुल 3/4 इंच का 3/4 इंच ही रहेगा, वो बदलता नहीं है। वहां पर आत्मांगुल और प्रमाणांगुल ये मोटा मोटी में सेम हो सकते हैं, मोटा मोटी में सेम हो सकते हैं, पर जरूरत व्यवहार नहीं अंगुल है, फिक्स है। जरूरत नहीं व्यवहार है। अंगुल फिक्स है, मतलब व्यवहार अंगुल फिक्स्ड है, मतलब आपका इसका मतलब आपने कहा। व्यवहारांगुल फिक्स है, व्यवहारांगुल नहीं बदलता है। व्यवहारांगुल की अपेक्षा से 500 गुना जब चलोगे तो प्रमाणांगुल हो जाएगा, और आत्मांगुल बदल सकता है, विधेय में भी बदल सकता है, मतलब विधेय के जितने जीव है 500 की अपेक्षा है, 525 की अपेक्षा से है, उस अपेक्षा से चलेगा। ठीक है, हाँ अर्जुन जी। ठीक है, ठीक है। अरविंद जी क्या पूछना चाहते हो? चलिए, शायद संपर्क नहीं विदेश हो क्षेत्र पा रहा बताया है। ना वो सेम कैसे, विदेश क्षेत्र का जो बताया ना वो सेम हाँ, बताया ना। नहीं, विदेश क्षेत्र में क्या है कि 3/4 को 500 से गुना करो, हम्म। 3/4 को 500 से गुना करो, तो वो जितना होगा हम्म 375 हो जाएगा, 375 इंच हो जाएगा। अब ये हम्म 375 इंच का अंगुल अगर उन जीवों का है, विदेश क्षेत्र के जीवों का अंगुल अगर 375 इंच का है, तो फिर आत्मांगुल और प्रमाणांगुल एक जैसा हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा। नहीं समझे? क्यों मतलब ये कैसे काल के हिसाब से अगर बोल रहे हैं अपन, तो प्रमाण और आत्मा अंगुल 375 कैसे सेम होंगे? देखो, प्रमाणांगुल और व्यवहार अंगुल, इनको काल के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। काल के हिसाब से फर्क किस पर पड़ेगा? आत्मांगुल में फर्क पड़ेगा। हम्म तो अब 525 धनुष वाले भी जीव है हमारे पास विदेश क्षेत्र में, हम्म विदेश क्षेत्र में 525 धनुष वाले भी है, 500 यस। धनुष वाले भी है, 400 धनुष वाले भी है, 450 धनुष वाले भी है। हम्म तो आत्मांगुल उनकी उनकी अपेक्षा से अलग 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 हो जाएगा। यस। ठीक है, अब प्रमाणांगुल को देखोगे तो प्रमाणांगुल विदेश क्षेत्र का हो या फिर भरत क्षेत्र का हो, उसमें कभी फर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 375 इंच का ही प्रमाणांगुल हमेशा होगा। ये मोटा मोटी में ऐसा कहा जाता है कि भरत चक्रवर्ती का अंगुल इतना था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, चलिए, वंदना और हमें परिभाषा है जो आगम की है, उस आगम की परिभाषा के अनुसार चलना है। व्यवहारांगुल और प्रमाणांगुल, इसमें 1 से 500 का रेशो है, ये दोनों कभी नहीं बदलते हैं। आत्मांगुल बदलते रहता है, आत्मांगुल काल की अपेक्षा से उन जीवों की अवगाहना की अपेक्षा से बदलता रहता है। इसलिए आपको ज्यादा कहीं पर भी आपको आत्मांगुल की अपेक्षा से गणित नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए वंदना भैया। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो गणित की क्लास शुरू हो जाएगी। निर्मला दीदी, आपके प्रश्न की तरफ चलते हैं। विसृसोपचय, इसके ऊपर आपने एक प्रश्न भेजा था कि क्या वृक्ष को विसृसोपचय लागू होगा कि नहीं होगा, है ना? ऐसा ही कुछ प्रश्न था आपका। हाँ। वृक्ष, वृक्ष क्या है? एक केंद्रीय जीव है, वनस्पति कायिक है, तो उसको विसर्जन होता है क्या? होगा। होगा होगा तो ना? सही। तो सबसे पहली बात तो है कि कोई भी जीव है,
कोई भी संसारी जीव है, उस संसारी जीव को एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय हो या फिर अपर्याप्त हो, लब्ध पर्याप्त हो, पर्याप्त हो, कोई भी हो, किसी भी गति का हो, विसर्जोपचय होगा ही होगा। अब तो वो कितने कैसे ग्रहण, और ग्रहण कैसे करना? हाँ, ग्रहण कैसे करते हैं? ग्रहण सभी जीव उसी प्रकार से करते हैं, तो प्रक्रिया एक ही है। कैसे करेंगे? ग्रहण करने के लिए योग होना जरूरी है। हाँ अरविंद जी, सम्मोचन वाले को भी होगा, गर्भज को होगा, सम्मोचन को होगा, अब कौन सा बचा है, वो उपादज को भी होगा, सबको होगा। चतुर्थ काल वाले को होगा, पंचम काल वाले को होगा, भोग भूमि को होगा, कर्म भूमि को होगा, सबको होगा। सारे जीव समास लगा लेना, ठीक है। हाँ निर्मला दीदी, जी जी। एक देखो, ये सारा विसर्जोपचय होता तो है, विसर्जोपचय होता तो है, क्यों होता है? स्वभाव से होता है। किसके स्वभाव से होता है? उद्गल के स्वभाव से होता है। किसके साथ बंध होता है? दो प्रकार के बंध है, एक सजातीय बंध है, एक विजातीय बंध है। सजातीय बंध कैसे कहेंगे? पुद्गल का पुद्गल से जो बंध है वो सजातीय बंध कहेंगे। ये किसका बंध है? तो अभी जो कर्म नो कर्म रूप में परिणत नहीं हुए हैं, ऐसे विसर्जोपचय का कर्म नो कर्म रूप परिणत हो गई जो वर्गणा है, उनके साथ में बंध है, एक दूसरे को लगी हुई है, तो एक दूसरे के साथ बंध को प्राप्त है, तो ये सजातीय हो जाएगा। अब कर्म नो कर्म रूप जो परिणत हो चुकी है वो कहाँ है? वो जीव के आत्म प्रदेश के साथ में बंधी हुई है, एक क्षेत्रागाव को प्राप्त हो गई है। इसका मतलब है कि जो विसर्जोपचय है, जो सजातीय के साथ में, कर्म नो कर्म के साथ में जो लगा हुआ है, वैसे ही वो जीव के आत्म प्रदेशों के साथ भी लगा हुआ है। इस अपेक्षा से वो विजातीय कहेंगे, क्योंकि यहां पर जीव द्रव्य और उद्गल द्रव्य की चर्चा चल रही है, ठीक है। ठीक। और जब हाँ अब मन योग और वचन योग तो पेड़ को नहीं होंगे, वृक्ष को नहीं होंगे, तो वहां काय योग होगा। तो जैसे जैसे उनको काय योग होता है, वो काय योग से उस वृक्ष की आत्मा के परिस्पंदन होगा, परिस्पंदन होगा तो वो नो कर्म और कर्म को खींच लेंगे। कहां से खींचेंगे? जो पहले से एक साथ लगे हुए हैं उनमें से बस परिणत हो जाएंगे, और कुछ नहीं होगा। तो इसमें एक ये आई थी कि आत्मा के प्रदेश पर पहले तो 8 कर्मों के अनंत प्रदेश है अपनी जीव की वो मान्यता पर। वो कर्म की अपेक्षा से पकड़ लेना। 8, और फिर 8 कर्मों की फिर अलग अलग शरीर के हिसाब से भी है, औदारिक के आठ कर्म कर्म के अलग। जो है, 8 कर्म के जो है वो कार्बन शरीर की अपेक्षा से लगा लेना विसर्जोपचय। हाँ, और बाकी के जो है, वैक्रिक वाले के वो वृक्ष उसके है, हिसाब से। वृक्ष है तो उसके पास 3 शरीर है, जी। उसमें तो कार्बन शरीर की बात तो हो गई। अब तेजस और औदारिक शरीर उसके पास है, तो वो दोनों की भी विसर्जोपचय अलग अलग होंगे, अच्छा, ठीक ठीक है। चलिए, ठीक है। हाँ, वंदना। हेमांगी दीदी पूछ रही है कि जो जीव कर्म का आश्रय करते हैं उन सभी जीवों के विसर्जोपचय होता है, ऐसा कह सकते हैं क्या? बिल्कुल, मतलब संसारी जीव वही है जो कर्म का आश्रय कर रहे हैं। तो जितने भी संसारी जीव है, वो सभी संसारी जीव के पास पहले से कर्म नो कर्म है, और नए परमाणु परिणत होने के लिए तैयार है, वो विसर्जोपचय है, तो एक दूसरे को लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए, सबको क्लियर है ये? वर्गणाओं की संख्या की अपेक्षा, परमाणु की संख्या की अपेक्षा कौन से शरीर में सबसे ज्यादा वर्गना होती है? कौन से शरीर में सबसे ज्यादा वर्गना होती है? सुनीता दीदी। वंदना भैया, नमोस्तु गुरुदेव। ज्यादा वर्गना होती है कौन सी? कारमान शरीर में। कार्बन शरीर में वर्गना ज्यादा होती है, ऐसा दीदी का कहना है। कितने लोग इससे सहमत नहीं हैं? कितने लोग सहमत नहीं है वो हाथ ऊपर करें। सब लोग सहमत हो? पूर्णिमा दीदी, क्या है, ऊपर है कि नीचे है उंगली? सहमत हो कि नहीं हो? 1 मिनट, अनम्यूट कर रहा हूं। सबसे ज्यादा तो उधारी में आई। हाँ, सबसे ज्यादा औदारिक में है। क्या है, हमने प्रश्न क्या पूछा है?
हमने प्रश्न पूछा है कि वर्गना की संख्या किसमें ज्यादा है? उदारिक शरीर में आएगी ना, क्योंकि स्थूल शरीर है ना वो। चलो एक बात पूछ लेते दीदी, आपको 23 वर्गना याद है? हाँ, उसमें नीचे वाली वर्गना से ऊपर वाली वर्गना में वर्गना ज्यादा होती है कि कम होती है? सबसे ज्यादा तो पहले नंबर की मेरा वर्गना में प्रश्न होती। सीधा है, नीचे वाली जो 23 में जो 23 को जब हम चालू करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे 23 चालू करते हैं, जो जो नीचे के क्रमांकों में होगी उनमें वर्गना ज्यादा होगी या ऊपर वाली में वर्गना ज्यादा होगी? देखो शुरुआत, अब पीडीएफ छोड़ दीजिए, पीडीएफ का सहारा लोगे तो जिंदगी में पीडीएफ का सहारा लेना पड़ेगा। ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना, और आपके माध्यम से मैं बाकी सबका भी कर रहा हूं, नाम तो आपका आगे से। देखो सबसे पहली वर्गना कौन सी है? एक अनुवर्गना। तो अनुवर्गना में कितने परमाणु होंगे? एक। अनंत। अनंत कैसे आएगी दीदी? एक 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 एक। अणु में तो अणु में अनंत नहीं बैठते, अणु में तो एक ही परमाणु बैठेगा। ठीक है, इसके ऊपर संख्यात अणु, मतलब एक वर्गना में 2 परमाणु, 3 परमाणु, 4 परमाणु, 5 परमाणु, संख्यात जहां पर लगाते हैं तो वहां तक वो कहेंगे संख्यात अणु परमाणु। तो संख्यात अणु परमाणु 2 नंबर की वर्गना है, अनुवर्गना 1 वर्गना है। तो अनुवर्गना निचली है, तो निचली से ऊपर वाले में वर्गना ज्यादा हो गई या कम हो गई पूर्णिमा दीदी? ज्यादा ज्यादा हो गई। ज्यादा हो गई। इसके ऊपर है असंख्यात अनुवर्गना, मतलब एक वर्गना में असंख्यात परमाणु आएंगे, संख्यात वर्गना के एक वर्गना में संख्यात परमाणु आएंगे। तो अब असंख्यात वाले में ज्यादा परमाणु आएंगे या संख्यात वाले में ज्यादा परमाणु आएंगे? असंख्यात वाले में। असंख्यात वाले में। इतना हिचकिचाहट क्यों है? हम लोग गुच्छे करते जा रहे हैं, नीचे वाले गुच्छे में एक ही परमाणु है, उसके ऊपर वाले गुच्छे में संख्यात परमाणु है, उसके ऊपर वाले गुच्छे में असंख्यात परमाणु है, उसके ऊपर वाले गुच्छे में अनंत परमाणु है, और इनके ऊपर औदारिक वर्गना है। तो औदारिक वर्गना में कम से कम अनंत परमाणु होंगे ही होंगे। ठीक है, अब उसमें औदारिक के ऊपर वैक्रयिक है, तो वैक्रयिक वाली वर्गना में ज्यादा परमाणु होंगे औदारिक की अपेक्षा या कम होंगे? ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे। उसके ऊपर कौन सी है? आहारक है, तो आहारक में औदारिक की अपेक्षा या वैक्रयिक की अपेक्षा ज्यादा क्वांटिटी में वर्गना परमाणु होंगे या कम होंगे? आहारक में विक्रयक से ज्यादा होंगे। वैक्रयिक से भी ज्यादा होंगे। तो इसका ऊपर चलते 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 कार्बन वर्गना सबसे ऊपर है कि नीचे है? ज्यादा, सबसे ऊपर ज्यादा होंगे। तो औदारिक से ऊपर है कि नहीं है? याद रहेगा, ये 23 वाला हिसाब हमेशा याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात? तो औदारिक वर्गना में कम वर्गना आएगी और कार्बन वर्गना में संख्या की अपेक्षा वर्गना ज्यादा होगी। चलिए सुनीता दीदी के लिए एक बार ताली तो बजा दो, 6% जमा कर लो सब लोग, उन्होंने सही कहा था। ठीक है, अब एक बात पूछनी है आपको मैं, अगला प्रश्न है प्रदेश, आप ध्यान से सुन करके बोल देना, प्रदेशार्थता की अपेक्षा, प्रदेशार्थता की अपेक्षा कौन से शरीर में या कौन से समय प्रबंध में ज्यादा वर्गना होगी? औदारिक वाले में ज्यादा होगी, कार्बन वाले में ज्यादा होगी, तेजस वाले में होगी, कौन से वाले में होगी? प्रदेशार्थता की अपेक्षा से बता रहे हैं अभी आपको। ठीक है, सविता दीदी अनम्यूट करना जल्दी से। जय जी नहीं भैया, औदारिक में ज्यादा होगी। औदारिक में प्रदेशार्थता की अपेक्षा ज्यादा होगी। दीदी प्रदेशार्थता किसे कहते हैं? जिसमें बहुत ज्यादा वो कहना चाहिए, ज्यादा क्या? बहुत ज्यादा आकार या बहुत ज्यादा संख्या? प्रदेशार्थता में बहुत ज्यादा और कम ये शब्द नहीं लगेगा। प्रदेशार्थता में किसकी अपेक्षा से वर्णन होता है ये महत्वपूर्ण है, कम या ज्यादा बाद में देखेंगे। प्रदेशार्थता में किसकी अपेक्षा से होगा? देखो प्रदेश शब्द हम लोग लगाते कि नहीं लगाते हैं? जीव के आत्म प्रदेश है कि नहीं है? तो आत्म प्रदेश शब्द होता है, तो जीव कितने आत्म प्रदेशों से बना है? असंख्यात। असंख्यात। तो अभी जब आपने असंख्यात बताया
तब जीव के आत्म प्रदेश मोटे है इस अपेक्षा से बताया, या संख्या की अपेक्षा से असंख्यात होता है बताया? संख्या की अपेक्षा। संख्या की अपेक्षा। मतलब आप जब भी प्रदेश की चर्चा कर रहे हो, कितने प्रदेश है, ज्यादा है क्या कम है, तो ये प्रदेश की चर्चा करते हो, मतलब आप संख्या की अपेक्षा से चर्चा कर रहे कि नहीं कर रहे हो? हाँ, तो आप बताओ, कार्बन शरीर में जो वर्गना आती है उसमें ज्यादा परमाणु होंगे या औदारिक वाले में ज्यादा परमाणु होंगे? औदारिक में ही ज्यादा होंगे बस, नहीं? अच्छा, पूर्णिमा दीदी कहाँ चली गई? पूर्णिमा दीदी जरा इनको एक्सप्लेन करना। नहीं, कार्बन। नहीं अभी नहीं, अभी आपको सुनना पड़ेगा। पूर्णिमा दीदी सुनाओ, पूरा पूरा आख्यान सुनाओ अभी इनको। पूर्णिमा दीदी कह रही है, सविता दीदी आप तो खुद फंस गई, हमको भी फंसा दिया आपने। चलो, बात समझ में आ मतलब गई दीदी? कार्बन परमाणु तो ज्यादा होंगे उसमें। हाँ, तो पूरे प्रदेशार्थ का अर्थ ये होता है कि परमाणु कितने आएंगे संख्या की अपेक्षा। प्रदेशार्थता और संख्या की अपेक्षा ये दोनों भी एक ही है। हमने सिर्फ अपना आवाज बदल करके, टोन बदल करके आपको पूछा था। वो कंफ्यूज हो गई थी मैं उससे। अब काम ही हमारा उसको वही है, क्योंकि जब तक आप कंफ्यूज हो रहे हैं तब तक हमको पढ़ाना हमारा काम है। आगे मत समझ में है, ये कंफ्यूजन दूर करना है। संख्या की अपेक्षा, सुभद्रा दीदी, संख्या की अपेक्षा कौन से शरीर में ज्यादा वर्गना आएगी? कार्बन में। कार्बन में ज्यादा आएगी, बहुत बढ़िया, ठीक है। और प्रदेशार्थता की अपेक्षा किसमें ज्यादा वर्गना होगी? दोनों की अपेक्षा कार्बन ही होगी। कार्बन भी होगी, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही होता है। आगे बात समझ में सविता दीदी? हाँ जी। बहुत बढ़िया। अब आपको मुझे बताना है स्थूलता की अपेक्षा। स्थूलता की अपेक्षा तेजस वर्गना और वैक्रयिक वर्गना, तेजस वर्गना और वैक्रयिक वर्गना स्थूलता की अपेक्षा से कौन सी स्थूल होगी? स्थूलता की अपेक्षा सुजाता शाह दीदी बताइए, स्थूलता की अपेक्षा। वैक्रिक वैक्रयिक शरीर की जो है वो ज्यादा स्थूल होगी या कम स्थूल होगी? ज्यादा स्थूल होगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्योंकि औदारिक, उसके बाद वैक्रयिक, फिर आहारक, फिर तेजस और फिर कार्बन। इस प्रकार से स्थूलता जो है वो कम 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 होती जाएगी, अर्थात तेजस में कम होगी और वैक्रयिक में ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई? एक बार बोलो हाँ। चलो, अब चलते आगे। आज अभी हमको क्या करना है, हमें करने हैं टुकड़े। किसके? बाल के नहीं, वो बाल के तो हो गए जब हम लोगों ने पल्ले सागर देखे तब हो गए। अब किसके करने हैं? गुणों के टुकड़े करने हैं। सभी द्रव्यों में गुण होता है कि नहीं होता है? बिना गुण के कोई द्रव्य होता है क्या? गंगवाल जी, बिना गुण के कोई द्रव्य होता है क्या? अनम्यूट कर लेना जरा। बोलिए। प्रश्न ही फिर से बोल दूं? चलो, बिना गुण के कोई द्रव्य होता है क्या? नहीं इसका मतलब है सभी द्रव्यों में गुण होते हैं। चलिए, पुद्गल में कौन से होते हैं? स्पर्श गंधवर्ण, ये भी बहुत बढ़िया, स्पर्श रस गंध वर्ण ये होते हैं, है ना। अब उसमें से स्पर्श की चर्चा करते हैं। अब स्पर्श के बारे में आप क्या कहोगे? एक जोड़ी ले लो स्पर्श के बारे में। हल्का चिक्की भारी, और खुरदुरी, स्निग्ध और रुक्ष। शीघ्र रुक्ष, हल्का भारी। हल्का भारी इस प्रकार से होंगे, है ना। तो उसमें से एक चीज को ले लेते हैं, स्निग्ध और रुक्ष को ले लेते हैं। तो स्निग्धता, सभी परमाणुओं में स्निग्धता समान होगी क्या? नहीं होगी, कम नहीं ज्यादा होगी, कम ज्यादा होगी। मतलब खुरदुरापन जो है वो कम ज्यादा होता है, और चिकनाईपन जो होता है वो भी कम ज्यादा होता है। बिल्कुल सबको ये मान्य है। मतलब जो जो गुण होते हैं, वो गुण जो है वो गुण कभी उत्कृष्ट होते हैं, कहीं पर मध्यम होते हैं, कहीं पर जघन्य होते हैं, है ना। अब जब मैंने कहा कि उत्कृष्ट से मध्यम और मध्यम से जघन्य, ये तो मोटा मोटी हो गया।
पर अगर जघन्य से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि जघन्य से कम तो कोई नहीं होगा, जघन्य से कम कोई नहीं होगा, मतलब जघन्य खुरदुरा जो है, कम से कम खुरदुरा जो है, वो ज्यादा से ज्यादा चिकना होगा, हाँ या ना? इमेजिन करना है, चिंतन करना है, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट है। जो सबसे कम खुरदुरा है वो सबसे ज्यादा चिकना होगा कि नहीं होगा? जो सबसे कम बौना है वो सबसे ज्यादा ऊंचा होगा कि नहीं होगा? जो सबसे कम मीठा है वो सबसे ज्यादा फीका होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ तो बोलो। हाँ हाँ, ठीक है। अब मिठाई की बात चली रही है तो मिठाई की बात कर लेते हैं। तो मिठाई की जो मिठास है वो जघन्य है। घर में ऐसा कोई व्यंजन बना जिसमें नाम मात्र चीनी डाली गई और बोले क्या मिठास फीके, बिल फीके के बराबर है। ये मिठाई कैसे बनी है? फीके के बराबर, मतलब कोई मिठास है ही नहीं, बट मिठास है ही नहीं, और बोला फीके के बराबर, मतलब क्या है? ऑलमोस्ट फीका, फीका नहीं है, तो मीठा है, तो मीठा, किंतु फीके के बराबर, मतलब सबसे जघन्य में है। अब इसके नीचे तो नहीं जाएगा, इसके नीचे तो मिठास नहीं जाएगी, क्योंकि इसके नीचे मिठास जाएगी तो वो मिठास बचेगी ही नहीं। अब ये जघन्य गुण को मैं थोड़ा सा मिठास बढ़ाना चाहता हूं, थोड़ी सी मिठास बढ़ाना चाहता हूं। तो थोड़ी सी मतलब कितनी बढ़ानी? प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ी सी मतलब कितनी बढ़ानी है? तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो जघन्य मिठास है वहां से उत्कृष्ट मिठास तक मिठास की जितनी शक्ति है, ध्यान से सुनना, जघन्य मिठास से उत्कृष्ट मिठास तक मिठास की जितनी भी शक्ति है उसके टुकड़े करना शुरू करो। उदाहरण के लिए अगर हम गणित के लिए माने जघन्य मिठास 1 है और उत्कृष्ट मिठास 100 है, उत्कृष्ट मिठास 100 है, तो अर्थ क्या होगा? अब मुझे 1 से 100 तक जाना है और मुझे इसका लीस्ट काउंट देखना है। लीस्ट काउंट मतलब कम से कम कितनी बढ़ोतरी मैं कर सकता हूं। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भैया ये जो 100 का डिफरेंस है, पहले तो उसको आधा कर लो, फिर 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 उसको आधा कर लो। कब तक आधा कर लो? जब तक आधा कर सकते हो तब तक। मतलब आधा करना मतलब क्या है? टुकड़ा करना, हाँ है ना? एक लड्डू है, लड्डू को आधा करना है, बिना टुकड़ा किए आधा करोगे क्या? बिना तोड़े आधा होगा क्या? नहीं होगा। मतलब हमको इसको तोड़ते जाना पड़ेगा, तोड़ते जाना पड़ेगा। कब तक जाओगे? अब इसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते। मतलब आपको मिठास की जो डिग्री है, मिठास का जो शक्ति है, मिठास की मीठेपन की जो शक्ति है, उसका सबसे छोटा अंश मिल जाएगा, हाँ या ना? सबसे छोटा अंश मिल जाएगा। माया दीदी मिला कि नहीं मिला? क्या मिला? अनम्यूट करना जरा, क्या मिल गया? सबसे छोटा अंश। किसका? किसका? लड्डू का, गुलाब समय। जामुन का, बर्फी का, किसका? समय का। नहीं, समझ की बात अभी और कॉम्प्लिकेटेड मत करो, मिठास की बात चल रही है, ठीक है ना? मिठास मतलब जो गुण है उसमें, मिठास क्या है? मिठाई का गुण है, और उस गुण की शक्ति जो है, उस शक्ति को हम तोड़ते 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 जा रहे हैं। कहां तक? कि भाई मिठाई का सबसे छोटा अंश, मिठास इस गुण का सबसे छोटा अंश हमको मिल जाएगा। सबको मिल गया कि नहीं मिल गया?
नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। इसे कहेंगे जघन्य शक्ति का अंश, या गुण की शक्ति का जघन्य अंश। तो शक्ति और अंश, ये दो शब्दों को मिला लो, जोड़ाक्षर बना लो, क्या शब्द बनेगा? शक्त्यांश। क्या शब्द बनेगा? शक्त्यांश। मतलब क्या हो गया कि हमें उस मिठास गुण का सबसे छोटा शक्त्यांश मिल जाएगा। यहां तक की बातें क्लियर है? बस, तो इतने शक्त्यांश से जब मैं जघन्य मिठास के ऊपर इतना शक्त्यांश डाल दूंगा तो अब गुण में बदलाव हो जाएगा कि नहीं बदला हो जाएगा? पहले जितनी मिठाई गुण थी, अब शक्त्यांश, एक शक्त्यांश बढ़ाने से अब उसकी गुण बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। उत्कृष्ट में से अगर मैं एक शक्त्यांश तो कम कर लूं तो गुण बदला कि नहीं बदला? और गुण कम ज्यादा होने से उद्गम का बंध होता है। आया ना? गुण कम ज्यादा होने से बंद होता है। मतलब क्या है? बंद होने के लिए ये जो शक्त्यांश है, ये शक्त्यांश बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये सबसे जो छोटा शक्त्यांश है, गुण का जो शक्ति का अंश है, उसके और टुकड़े हो सकते हैं क्या? कुसुम दीदी कलकत्ता, नहीं हो सकते हैं। मतलब इसको अविभागी कह दे। जिसका विभाग नहीं होता उसे अविभागी कहते कि नहीं कहते हो? अविभाग कह देंगे, क्योंकि अभी हमें बोली भाषा से आगम की भाषा में चलना है, तो इसे अविभाग कह लेंगे। और जो शक्ति का अंश है वो क्या है? वो अंश की जो संपूर्ण शक्ति है उसका एक अंश मात्र है। मतलब जितनी शक्ति है उसका एक छेद मात्र है, या यूं कहेंगे ये सबसे छोटा है, इसलिए इसे प्रतिच्छेद कहेंगे। एक ऐसा प्रतिच्छेद है, अविभागी प्रतिच्छेद है। आया ना? अविभागी प्रतिच्छेद किसका हुआ? हाँ, अब ये प्रश्न है, अविभागी प्रतिच्छेद हेमांगी दीदी किसका हुआ? नमोस्तु आचार्य श्री वंदना भैया, मिठास का हुआ, मिठास का। बहुत बढ़िया। पर मिठास क्या है? अब हमें आगम की भाषा में बोलना है। शक्ति है उसकी। नहीं, मिठास की शक्ति गुण है, गुण गुण है। गुण है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब हमने अविभाग प्रतिच्छेद किसका किया? गुण गुणों का किया। और ये जो गुण है, ये स्निग्ध गुण का भी अविभाग प्रतिच्छेद हो सकता है, रुक्ष गुण का भी अविभाग प्रतिच्छेद हो सकता है। उत्कृष्टता से जो स्निग्ध गुण है, उस उत्कृष्ट या जघन्य के भी अविभाग प्रतिच्छेद हो सकते हैं, है या नहीं? अब ये वर्णन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से लगाते हैं। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जैसे लगाते हो। कैसे? हमारे पास पुद्गल है, ये पुद्गल है मेरे पास, मोबाइल। इसके टुकड़े करते जाओ। आपके नहीं, मैंने अपना मोबाइल दिया है, टुकड़े करते जाओ। ठीक है? टुकड़े करते 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 कहां तक पहुंचोगे? कहां तक पहुंचोगे? आगे ऐसा अंतिम टुकड़ा आएगा, भैया इसके टुकड़े नहीं होते। वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? उसको अविभाग प्रतिच्छेद कहेंगे। महाराज जी, अभी द्रव्य की अपेक्षा से वर्णन करेंगे जी। तो अविभागी तो कहेंगे, किंतु क्या कहेंगे? पुद्गल के द्रव्य का टुकड़ा जा रहा है, हम उसको परमाणु कहेंगे। भाई इसके आगे टुकड़े नहीं होते हैं। तो पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से जब वर्णन करेंगे, द्रव्य की अपेक्षा से जब वर्णन करेंगे, तब अविभाज्य उसका जो भाग मिल जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। ऐसे ही क्षेत्र की अपेक्षा से लगा लो। क्षेत्र किसकी अपेक्षा से आता है? आकाश द्रव्य की अपेक्षा से आता है, क्योंकि क्षेत्र मतलब अवगाहना। तो अवगाहना के टुकड़े करते 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 आइए, आकाश के टुकड़े करते 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 आइए, तो अंतिम टुकड़ा कौन सा होगा? सारिका जैन दीदी, अंतिम टुकड़ा कौन सा होगा?
प्रदेश होगा। बहुत बढ़िया, प्रदेश, क्योंकि प्रदेश के वापस आगे टुकड़े होंगे क्या? नहीं, तो क्षेत्र की अपेक्षा से अविभागी भाग कौन सा हो गया? अंतिम, क्षेत्र की अपेक्षा से प्रदेश हो गया। अब काल की अपेक्षा से लीला जयंती दीदी, काल कितना है? समय। हाँ बिल्कुल ठीक, एक समय हो जाएगा। ठीक है, काल की अपेक्षा से अविभागी अंतिम टुकड़ा कौन सा होगा? एक समय या समय कह दीजिए उसको। ऐसे ही भाव, भाव मतलब स्वभाव या गुण, भाव अर्थात स्वभाव या गुण। तो जीव के भाव, जीव का स्वभाव, जीव का गुण कौन सा है? ज्ञान है। कितना ज्ञान है? 4 किलो, 5 किलो नहीं, 10 लीटर, 50 लीटर, लीटर में भी नहीं। तो कितना ज्ञान है? तो उस ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद मिल जाएंगे जब हम, क्योंकि ज्ञान क्या है? गुण है। गुण क्या है? शक्ति है। तो शक्ति का अंश, अविभाग शक्त्यांश कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? अविभाग शक्त्यांश। इसी को आगम की परिभाषा में अविभाग प्रतिच्छेद भी कहते हैं। तो अविभाग प्रतिच्छेद, हाँ महाराज जी। भाव की अपेक्षा ज्ञान को जो उदाहरण बनाया ना, तो ज्ञान का उत्कृष्ट भाव तो केवल ज्ञान है। तो घटता 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 जगन्य के रूप में हम क्या उदाहरण दे सकते? क्या निगोली जीव का ज्ञान जो अक्षर का अनंत भाग जो है ना, उसको भी हम क्षम ज्ञान के ही अंतर्गत रखा गया है। तो उसमें भी और निर्णायकता हो सकती है क्या? क्योंकि बात यह है कि निगोली जीव का उतना ज्ञान तो निरावरण ज्ञान है, जो पूर्ण निरावरण है। तो निगोली जीव तो ज्ञानावरणी कर्म से तो आच्छन्न है, लेकिन उतना अक्षर का अनंत भाग तो उसका ज्ञान सतत निरावरण रहता है, अन्यथा चैतन्यता का ही लोप हो जाएगा। उतना ज्ञान तो एक इंद्रिय संबंधी, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी उस जीव में तो व्यक्त होगा ही, क्योंकि एक इंद्रिय को प्राप्त किया है, स्पर्शन इंद्रिय को। तो क्या उसी को अपन ज्ञान भाव की अपेक्षा जगन्य भाव कह सकते हैं क्या? देखिए, अगर ज्ञान की अपेक्षा से जब चलेंगे तो ज्ञान, दो चीजें यहां पर आ जाएगी। एक, ज्ञान का अविभाग प्रतिच्छेद कौन सा है, और दूसरा, एक जीव में कम से कम कितना ज्ञान रहता है। ये दोनों अलग चीजें हो जाएगी। तो अगर हम ज्ञान को भाव की अपेक्षा से देखने जाएंगे, उत्कृष्ट साध्य तो केवल ज्ञान हो जाएगा, और जितना कम 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 हो जाएगा वो अक्षर से भी नीचे पर्याय समास और नीचे भी पर्याय, और पर्याय ज्ञान को भी अगर हम लोग जो उसके भी नीचे टुकड़े 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 करते जाएंगे तो अंत में हमें ज्ञान का अंतिम शक्ति का अंश मिल जाएगा, सबसे छोटा ज्ञान का अंश मिल जाएगा। वो है अविभाग प्रतिच्छेद ज्ञान या अविभाग शक्तियांश ज्ञान, ये हम लोग कहेंगे। किंतु ये हो गया ज्ञान का सबसे छोटा अंश निकालने का तरीका। जीव में कितना ज्ञान है? तो जीव में ऐसे बहुत सारे अविभाग प्रतिच्छेद एक करोगे तो उतना ज्ञान कम से कम एक जीव में होता ही होता है, ऐसा कहना पड़ेगा। क्योंकि एक जीव में अविभाग प्रतिच्छेद के इतना ही ज्ञान होता है ऐसा नहीं कह सकते हैं। एक जीव में अविभाग प्रतिच्छेद के कई सारे अनंत अविभाग प्रतिच्छेद जो है वो एक इकट्ठा कर लोगे तब जाकर के उसके पास ज्ञान है, ये इस प्रकार से कथन कर सकते हैं। क्योंकि मिनिमम एक होता है कि अविभाग प्रतिच्छेद सबसे अंतिम शक्ति का अंश कौन सा है, और दूसरा मिनिमम क्वांटिटी कितनी होगी। जैसे अगर मान लीजिए मैं दुकान में जाता हूं, तो दुकान में जाकर के मैं कहता हूं कि भैया मुझे गेहूं चाहिए, मुझे चाहिए गेहूं। तो वो बोलता है कि भैया ठीक है आपको गेहूं लेना पड़ेगा, बट कम से कम 100 ग्राम तो लेना ही पड़ेगा। 100 ग्राम से नीचे हम गेहूं नहीं बेचते हैं। अब 100 ग्राम से नीचे गेहूं नहीं बेचते हैं, किंतु अगर मैं गेहूं का एक दाना ले लूंगा वो उसका अविभाग प्रतिच्छेद है, मतलब पूरी जो बोरी है गेहूं की उसमें से एक दाना ले लूंगा तो वो उसका अविभाग प्रतिच्छेद है, किंतु ये मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी नहीं है। मतलब अविभाग प्रतिच्छेद अलग है और कम से कम उपस्थिति होना ये बात अलग है। जैसे यहां पर 100 ग्राम तो कम से कम आपके पास होंगे ही होंगे, 100 ग्राम से नीचे नहीं होंगे, किंतु 100 ग्राम अविभाग प्रतिच्छेद नहीं है।
तो निगोदीय जीव में जो ज्ञान है ना, हम्म, उसको संख्यात प्रमाण ज्ञान कहेंगे कि उसको आचार्य भगवान पर्याय ज्ञान कह रहे हैं। जी जी। उसको उन्होंने नाम दिया पर्याय ज्ञान, किंतु पर्याय ज्ञान अकेला सिर्फ कह के नहीं चलेगा, क्योंकि एक निगोदिया जीव, लब्ध पर्याप्तक निगोदिया जीव, और दूसरा लब्ध पर्याप्तक निगोदिया जीव, दोनों के पास पर्याय ज्ञान है, किंतु दोनों के अविभाग प्रतिच्छेद अलग अलग है। जी जैसे हम आप सभी जो बैठे हैं, सभी के पास मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है, और ये अक्षर ज्ञान है। अक्षर ज्ञान की अपेक्षा से अक्षर की लेवल का ज्ञान है, तो अक्षर की ज्ञान का, किंतु अविभाग प्रतिच्छेद वो कम ज्यादा है। अविभाग प्रतिच्छेद का अर्थ यह है कि शक्ति का अंश। तो ऐसे कितने शक्ति के अंश आपके पास है? 100% होंगे तो पूरी शक्ति है, और अविभाग प्रतिच्छेद है मतलब शक्ति का सबसे छोटा अंश आपके पास है। जी। तो इस प्रकार से इसको भाव की अपेक्षा, क्योंकि भाव का सबसे छोटा इकाई जो है, भाव की जो सबसे छोटी इकाई है, वो अविभाग प्रतिच्छेद है। जी चलिए, अब सबको समझ में आ गया अविभाग प्रतिच्छेद क्या होता है। द्रव्य के गुण के शक्ति का सबसे छोटा अंश। द्रव्य के गुण क्यों कहा? क्योंकि गुण द्रव्य के ही होते हैं। तो उस गुण के या उसके भाव के, उसके स्वभाव के, ये तीनों शब्द पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके शक्ति का सबसे अंतिम अंश या सबसे छोटा अंश, जिसके और कोई विभाग नहीं हो सकता, ऐसा अविभागी अंश, ये ऐसा कह सकते हैं इसको। चलिए आगे। प्रमोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट किया है। नहीं, अभी दोस्तों आचार्य श्री, मैं ये अभी ये बात हो रही थी कि मतलब इसका मतलब निगोदिया में मतलब वो मिनिमम ज्ञान नहीं हुआ, वो अविभाग प्रतिच्छेद घटते बढ़ते रहेंगे, मतलब आपका कहने का मतलब ये है। सबसे कम जो बताया है, सबसे कम जो बताया है, वो एक जीव की अपेक्षा, उस पर्याय की अपेक्षा से मिनिमम ज्ञान बताया है, किंतु वो मिनिमम अविभाग प्रतिच्छेद आवश्यकता उसकी कहने की नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान जब घटेगा ज्ञानावर्ण कर्म का जैसे उसका क्षयक्षम होगा। इसलिए कहा गया कि पर्याय ज्ञान जो है, पर्याय ज्ञान को अगर ज्ञानावर्णीय कर्म का अगर ढक लेगा तो ज्ञान का ही लोप हो जाएगा। इसलिए पर्याय ज्ञान को ज्ञानावर्णीय कर्म जब ढकता है तो उसका जो प्रभाव है वो पर्याय समास में दिखता है, जो पर्याय के ऊपर वाला ज्ञान है। ठीक है, इस प्रकार से मिनिमम हो गया ना। हाँ, ये अविभागी मतलब वो मिनिमम है। ये मिनिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया, किंतु ये जो मिनिमम है, ये जो मिनिमम है, ये अविभाग प्रतिच्छेद नहीं है। नहीं है, मतलब इसका मतलब ये अविभागी प्रतिच्छेद ज्यादा हो सकते हैं एक मिनिमम में भी। हाँ बिल्कुल, जैसे गेहूं का एक दाना अविभाग प्रतिच्छेद है, 100 ग्राम गेहूं में बहुत सारे दाने हो सकते हैं। इस तरीके से लगा, मतलब इसका मतलब ज्ञान वहां से भी अविभाग प्रतिच्छेद वहां से भी नीचे जा सकता, मतलब है वहां से भी नीचे हो गया, शक्ति अंश की अपेक्षा कम हो गया, किंतु ऐसा साक्षात नहीं दिखता। साक्षात नहीं, शक्ति की अपेक्षा से हुआ। हाँ ठीक है। चलिए, अब आप कम इसकी अपेक्षा कह सकते, एक जीव की अपेक्षा कथन कर सकते हो कि सबसे कम ज्ञान कौन सा है? पर्याय ज्ञान। किसकी अपेक्षा से? लब्ध पर्याप्त निगोदिया की अपेक्षा से। बट क्या वो ज्ञान का सबसे अविभाग प्रतिच्छेद है? ये बात सोचने जैसी। ये नहीं है। चलिए, अब इसी चीज को, क्योंकि अभी इतना जो हमने पकाया है, पूरा का पूरा भोजन पका करके रेडी किया है आपके सामने, ये किस लिए है? क्योंकि अब इसकी अपेक्षा से औदारिक शरीर, वैक्रयिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, ये चार नौ कर्म, और कार्बन शरीर, ये कर्म रूप शरीर, तो ये 5 की अपेक्षा से हमको देखना है अविभाग प्रतिच्छेद किसमें ज्यादा होते हैं और अविभाग प्रतिच्छेद किसमें कम होते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, एक चार्ट आपको मैं दिखा देता हूं। विसर्जोपचय की अपेक्षा से यह वर्णन हुआ है। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी शरीर का जब कथन करते हो, किसी भी शरीर का जब आप कथन करते हो, तो शरीर का कथन कैसे किया जाता है? औदारिक शरीर का कथन कैसे करोगे? तो साक्षात में 9 कर्म रूप जितने औदारिक वर्गनाएं परिणत हो चुकी है,
वो सारी अधिक उसके साथ में लगी हुई प्रत्येक परमाणु के ऊपर जीव राशि के अनंत गुना जो विसर्जोपचय है, वो विसर्जोपचय को भी उसमें ऐड कर देना। ये जाकर के आप कह लोगे कि भैया ये विसर्जोपचय हो जाएगा। तो ये विसर्जोपचय की जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसकी और हानि और वृद्धि कैसी होती है वो यहां पर दिखाया गया है कि औदारिक शरीर सबसे देखना, औदारिक शरीर में सबसे कम अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं। औदारिक शरीर में सबसे कम अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। क्वांटिटी किसकी? गुण के शक्त्यांश की क्वांटिटी, गुण के शक्त्यांश की संख्या सबसे कम किसमें होती है? औदारिक शरीर में होती है, और सबसे ज्यादा कार्बन शरीर में होती है। ये आपके पीडीएफ में दिया गया है, कल जो पीडीएफ हमने भेजी है उसमें चार्ट दिया गया है। पंकज जी, हाँ चर्षि, जो औदारिक आदि शरीर की जो वर्गनाएं है वह जगन्य शक्ति अंश को प्राप्त होने पर वह बंध प्रक्रिया किस प्रकार होगी? क्योंकि न जगन्य गुणानाम इस प्रकार भी तो सूत्र आया है, बंधेदि को पारिणामिक उच्च, ये जो बात आती है द्विदिकादि गुणानाम तो जगन्य शक्ति अंश के साथ बंध कैसे होगा? चाहे वह कार्मिक वर्गनाएं हो चाहे नो कर्म वर्गनाएं हो। कि आचार्य जी यहाँ पर एक वर्गना की चर्चा नहीं हो रही है। तो औदारिक वर्गनाएं जो होती है वो औदारिक वर्गना में एक समय प्रबंध की अपेक्षा से या विसर्जोपचय की अपेक्षा से जब विचार करेंगे तो औदारिक की जितनी वर्गनाएं हैं, अब औदारिक की कौन सी वर्गना है? औदारिक की वर्गना देखेंगे तो 23 वर्गनाओं में से औदारिक का कहां पर स्थान आएगा? वो औदारिक वर्गना है। तो उनमें अविभाग प्रतिच्छेद कितने होते हैं? जितने अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा, इसका मतलब गुण ज्यादा, क्योंकि जितना गुण बड़ा उतने उसके टुकड़े ज्यादा होंगे। जी, गुणांश की अपेक्षा, गुणांश की अपेक्षा मतलब जिसमें जितने गुण ज्यादा उतने उसके टुकड़े ज्यादा होंगे, और जितने टुकड़े ज्यादा होंगे उतने एक टुकड़े को अविभाग प्रतिच्छेद कहा है, तो जितने टुकड़े ज्यादा उतने अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा। जी, इसका मतलब क्या हो गया कि जिसके पास ज्यादा गुण है उसके अविभाग प्रतिच्छेद के टुकड़े ज्यादा, इसलिए अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा। जैसे अगर मिठास, बहुत मिठाई की मिठास है, 100% मिठास है, तो उसके टुकड़े हम कितने? उसके 100 टुकड़े कर सकता हूं उसके मिठास के अंश के, तो उसमें ज्यादा अविभाग प्रतिच्छेद है। और जो मिठाई बिल्कुल 5% मीठी है उसके कितने टुकड़े हो जाएंगे? उसके 5 ही टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक अविभाग प्रतिच्छेद हमने एक को कहा, मिठास के एक शक्ति के अंश को कहा। ठीक है आचार्य जी? आचार्य जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? नहीं, मैं सुन रहा हूँ पंकज जी, सुन रहा हूँ। चलिए, अब यहां पर जो लिखा है टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को भी पढ़ लेते हैं, सामने आपके है। वो कहते हैं कि विसर्जोपचय की अविभाग प्रतिच्छेद संज्ञा कैसे हो सकती है? विसर्जोपचय की अविभाग प्रतिच्छेद संज्ञा कैसे हो सकती है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कार्य में कारण का उपचार करने से। उत्तर क्या है? कार्य में कारण का। अब कैसे, वो देख लेते हैं। वो कहते हैं कि पुद्गल परमाणु और जीव प्रदेश, क्योंकि अविभाग प्रतिच्छेद जो है ये जीव की अपेक्षा से वर्णन आ जाएगा, क्योंकि पुद्गल परमाणु जो है वो पुद्गल परमाणु और जीव प्रदेश परस्पर में अनुगत हो जाते हैं। परस्पर में अनुगत मतलब बंध को प्राप्त हो जाते हैं, अथवा परमाणु की जीव प्रदेश संज्ञा होने में। अब यहां पर परमाणु को ही जीव प्रदेश कह रहे हैं। कथन को ध्यान से सुनना, क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान यहां पर? क्यों? क्योंकि एक क्षेत्र होगा, ये वो परमाणु और जीव है जो एक दूसरे के साथ बंध को प्राप्त हुए हैं। ये व्यवहार वर्णन है, ये निश्चय वर्णन नहीं है। क्योंकि बंध को प्राप्त होने के बाद दूध और पानी एक बिल्कुल एक दूसरे के साथ में घुल मिल जाते हैं, तो भी दूध अलग है, पानी अलग है। ये द्रव्य की अपेक्षा, निश्चय की अपेक्षा। किंतु जो व्यवहार की अपेक्षा देखोगे तो पतीले में क्या रखा है? दूध रखा है, भले उसमें पानी है पर पतीले में क्या रखा है? दूध रखा है। क्यों? क्योंकि दोनों मिक्स हो गए। वैसे यहां पर नौकर्म परमाणु हो या कर्म परमाणु हो, वो और जीव के आत्म प्रदेश, ये एक दूसरे के साथ में बंध को प्राप्त हो चुके हैं, और इसीलिए उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है।
व्यवहार की अपेक्षा, संसारी जीव की आत्म प्रदेश की अपेक्षा उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि परमाणु की परमाणु को ही जीव प्रदेश कहना, इसमें कोई विरोध नहीं आता। ये कथन करने की पद्धति है। इसीलिए पंकज जी, इसीलिए तो जीव को व्यवहारने की अपेक्षा मूर्तिक माना गया है। बिल्कुल ठीक है चर्षि, बिल्कुल ठीक। जीव को जब मूर्तिक मानेंगे तो पुद्गल जो नौकर वर्गनाएं हैं अथवा द्रविकर वर्गनाएं अथवा शरीर वर्गनाओं के साथ जीव का संबंध होने के कारण, जैसे कि एक जमाई है, वह दूसरे घर का गांव का रहता है, लेकिन वह घर जमाई हो जाए तो घर का ही सदस्य हो जाता है, वह अपने ही घर का हो जाता है। वो जमाई उस घर को अपना समझता है और उस घर वाले उनको अपना समझते हैं, एक ही फैमिली के समझते हैं। इसी प्रकार जीव हालांकि अमूर्तिक है और कर्मगणा और शरीर आदि भी जीव से अलग जाति के हैं, पुद्गल जाति के हैं, लेकिन अनादिकाल से जीव और पुद्गल का संबंध होने के कारण जीव को भी मूर्तिक माना गया। बिल्कुल ठीक, समझ में आ गई बात सब लोगों को ये? अच्छा, अब मूल प्रश्न पर आते हैं कि विसृसोपचय के पास अभी कौन सा गुण है? विसृसोपचय वैसे तो उनके पास स्निग्धता रूप गुण उद्गल होने की वजह से अपने अपने गुण तो उनके पास है ही है, किंतु अभी तक वो कर्म और नो कर्म रूप में परिणत कहाँ हुए हैं? विसृसोपचय कर्म और नो कर्म रूप में परिणत कहाँ पर हुआ है? वो परिणत नहीं हुआ है। तो फिर उनको कर्म के गुण या फिर नो कर्म के गुण उनमें कहाँ आ गए हैं विसृसोपचय में? तो अगर वो आए नहीं हैं तो भी आपने उनके अविभाग प्रतिच्छेद कैसे कह दिया? तो इसका कारण आचार्य भगवान कह रहे हैं कि चूंकि उनका कर्म नो कर्म रूप परमाणुओं से विसृसोपचय का बंध है और उनका आगे चल करके आत्म प्रदेश के साथ में भी बंध है, इसीलिए इन सब को कारण को कार्य की अपेक्षा से उपचार करते हुए उन्होंने कह दिया कि विसृसोपचय की भी अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। ठीक है, और आगे इसीलिए उन्होंने कह दिया, एक शब्द भी लगा दिया उन्होंने यहां पर सूक्ति, जीवेन सह समवेतः। जीवेन सह समवेतः मतलब क्या है कि जीव सह समवेत मतलब सहकारिता के साथ में अपने अस्तित्व को प्राप्त है, किसके? कर्म के या उद्गल के। इसलिए आगे कहा औदारिक शरीर के अविभाग प्रतिच्छेद सबसे कम है, सबसे स्तोक है, मतलब शक्ति के अंश कम है। इसका अर्थ ये नहीं कि शक्ति कम है, तो शक्ति की वेरिएशंस कम है, ये बात को समझना। किंतु एक देखो, एक मेरे पास मिठाई है और वो मिठाई जो है उस मिठाई में बहुत ज्यादा वेरिएशन कब होगा? जब उसके पास गुण ज्यादा होंगे, तब उसके पास अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा होंगे, उसके टुकड़े ज्यादा होंगे। तो इस प्रकार की गुण की औदारिक शरीर में गुण ज्यादा नहीं है, किसकी अपेक्षा? आगे वाले शरीरों की अपेक्षा। और गुण ज्यादा नहीं है इसलिए गुणों के टुकड़े ज्यादा नहीं होते हैं। एक टुकड़े को अविभाग प्रतिच्छेद कहा, इसका मतलब है कि गुण में औदारिक शरीर में ज्यादा अविभाग प्रतिच्छेद नहीं होते, मतलब ज्यादा गुणी नहीं है। मैं आगे और बताऊंगा आपको। इसीलिए वैक्रयिक शरीर को देखो, औदारिक शरीर से वैक्रयिक शरीर में ज्यादा अविभाग प्रतिच्छेद है। क्यों? क्योंकि वो शरीर, उसका कार्य हमें दिखने को मिलता है कि वो शरीर औदारिक शरीर से भी ज्यादा गुणी है। गुणी है मतलब विक्रिया करने वाला है, विक्रिया करना भी एक प्रकार के गुण हो गया उसमें। उससे भी ज्यादा आहारक शरीर की अपेक्षा से देखो, आहारक शरीर क्या है? आहारक शरीर वो उससे ज्यादा गुणी है, और गुणी है इसलिए उसके अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है। उससे ज्यादा तेजस शरीर में ज्यादा अविभाग प्रतिच्छेद है, और सबसे ज्यादा अविभाग प्रतिच्छेद जो है वो कार्बन शरीर में है, क्योंकि कार्बन शरीर में जो गुण पाए जाते हैं वो गुण, उसके गुण जो है वो बहुत ज्यादा है। और इसीलिए तो सबसे ज्यादा गुण क्या है? इस जीव को संसार में लटका करके रखना, उसको सुख या दुख देना, ऐसे बहुत सारे गुण जो है ये उस कार्बन शरीर में प्राप्त होते। कब प्राप्त होते हैं? जब वो कर्म रूप में जब परिणत होता है तब। इस अपेक्षा से आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, और इनमें सब में जो गुणाकार है, इससे ये ज्यादा गुना, इससे ये ज्यादा गुना, आचार्य भगवान कहते हैं सब जगह पर गुणाकार अनंत गुना है। और ये कौन सा अनंत है? तो जीव राशि से अनंत गुना। कौन सा गुणाकार है? जीव राशि से अनंत गुना। तो हमें याद रखने वाली बातें इतनी है कि अविभाग प्रतिच्छेद गुण के, शक्ति के अंश को कहा गया है।
सबसे छोटे अंश को कहा गया। ये पहली बात। दूसरी बात, जिसमें सबसे ज्यादा गुण होते हैं, मतलब गुण ज्यादा होते हैं, मतलब क्या है, गुण की वेरिएशन ज्यादा नहीं है, गुण के प्रकार की चर्चा नहीं कर रहे हैं, एक ही गुण, उसकी शक्ति, मतलब ज्यादा मीठा होना, ज्यादा नमकीन होना। ये नमकीन एक ही गुण है, मीठा एक ही गुण है, किंतु उसमें ज्यादा होना, जितना ज्यादा होगा उतना आप उसके अविभाज्य प्रतिच्छेद ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ज्यादा अविभाज्य प्रतिच्छेद कार्बन शरीर में। हाँ चल पंकज जी, गुण जैसे उदाहरण लीजिए, स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल के गुण है। तो गुण तो अन्वय रूप से उस द्रव्य पुद्गल के साथ हमेशा रहते हैं। तो उसके जो शक्तियांश की जो चर्चा भी चल रही है, तो क्या उस शक्तियांश को अपन उस गुण की पर्याय कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जितना मीठा और कम मीठा ये मीठे की पर्याय है। पर्याय बदलती रहती है, पर्याय में हीनादिकता होती रहती है, उसमें चढ़ उतार होता रहता है, और उत्पाद व्यय होता रहता है। किसमें होता है? गुण में ही उत्पाद व्यय होता रहता है, स्पर्श रस गंध वर्ण में। तो कमी बेसीपना जो हो रहा है उस गुण में, उस कमी बेसीपने को ही उत्पाद व्यय कहा गया, और उत्पाद व्यय को ही पर्याय कहा गया। जैसे प्रवचन सार में आया है, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा जब अपन कथन करते तो द्रव्य को प्रमुखता बनाते हैं, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा जब वर्णन करते हैं तो उस गुण में जो अवस्था विशेष है उसका वर्णन करते, तो अवस्था विशेष का नाम ही तो पर्याय है। तो यह शक्तियांश अथवा गुणांश जो कह रहे हैं, तो उसमें जो कमी बेसीपना आता है ये उत्पाद व्यय का ही परिणाम कह सकते। तो उस गुणांश में कमी बेसी होना ही उस गुण की पर्याय कह सकते हैं ना। हाँ, ये यहाँ पर गुण की जो शक्त्यांश है, गुण में जो ये वेरिएशन है, ये उसके मुख्यता से गुण है, और इन गुण का ये कारण है, और इसी का कार्य जो है कि जितने गुण में वेरिएशन है उतनी उसकी अलग अलग पर्याय बन सकती है, तो पर्याय बनना उसका कार्य हो जाएगा। जैसे ज्ञान गुण की पर्याय जो है केवल ज्ञान है, ये ज्ञान गुण के जो शक्तियांश का अंतिम चरम, अब उसमें अपन विभाजन करते हैं तो वह ज्ञेय की अपेक्षा विभाजन करते हैं, तो वह ज्ञान कम 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 होते हुए अभी जो समास की अपेक्षा आपने पर्याय समास ज्ञान का अंतिम भाग आपने बता दिया, तो वो भी जो कि शक्तियांश ज्ञान का जो किया गया और उदाहरण आपने जो दिया वो भी तो ज्ञान का एक विभाजन हो गया, ज्ञान की पर्याय हो गई। तो ज्ञान की पर्याय होने से ज्ञान जब परम पराकाष्ठ को प्राप्त होता है केवल ज्ञान, तो वो भी तो उस ज्ञान की पर्याय है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का गुण है। तो ज्ञान और आत्मा अन्वय रूप से नित्य रूप से रहते हैं, लेकिन ज्ञान की जो अवस्था विशेष ज्ञेय के निमित्त से जो कम बेसी होती रहती है उसी को तो अपन उस पर्याय कहेंगे। जैसे पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण में उतार चढ़ाव आता है, वैसे हमारे चौक्षम ज्ञान में भी तो कमी बेसीपना आता है, लेकिन केवल ज्ञान में कमी बेसीपना नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञानावरणीय कर्म का पूर्ण रूप से क्षय होने के कारण वह ज्ञान जो क्या नित्य यथावत शाश्वत रूप से रहेगा। उसमें जो भी हम शक्तियांश कहेंगे वह ज्ञेय के निमित्त से कह सकते हैं, जबकि वह ज्ञान उत्कृष्टता को प्राप्त हो चुका है। बिल्कुल ठीक। अभी समझने के लिए एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं सब लोगों को कि एक श्रुत केवली भगवान है, एक श्रुत केवली आचार्य है और दूसरे एक सामान्य आचार्य है, तो दोनों में श्रुत ज्ञान की अपेक्षा अविभाज्य प्रतिच्छेद किसमें ज्यादा होगा? थोड़ा सा आवाज स्पष्ट पंकज जी वापिस बोल दीजिए। हाँ, एक है श्रुत केवली आचार्य जी, दूसरे है सामान्य आचार्य, दोनों आचार्य है, एक श्रुत केवली है एक सामान्य है, तो श्रुत ज्ञान की अपेक्षा दोनों में अविभाज्य प्रतिच्छेद की संख्या किसमें ज्यादा होगी? श्रुत केवली में ज्यादा रहेगी। हाँ, क्यों? क्योंकि वहां पर श्रुत केवली के पास श्रुत ज्ञान का ज्यादा अंश है, ज्यादा गुण उनके पास है, और ज्यादा गुण है वहां पर उसके अविभाज्य प्रतिच्छेद भी ज्यादा होंगे। चलिए, अभी हमारे बहुत सारे स्वाध्याय ने हाथ भी ऊपर किया था और चेहरे आपके बता रहे हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई और आपका उत्तर भी यही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब लोगों को एक दो हाथ ऊपर है, पहले उनसे चर्चा करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने के लिए नया टॉपिक नहीं शुरू करेंगे। चलो, डॉक्टर चंदा दीदी फिर अरविंद जी।
चंद्र दीदी अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। वंदना, औदारिक शरीर में सबसे कम अगर इस उदाहरण को अगर अपने ऐसे लेते हैं कि गुलाब जामुन और एक आगरे का पेठा, तो आगरे के पेठे में जितना होगा ये वो कार्बन शरीर जैसा मान सकते हैं, क्योंकि उसमें मैक्सिमम मिठास होती है। और गुलाब जामुन में गुलाब जामुन की लिमिट होती है, तो उसमें उसमें औदारिक शरीर में भी हमारे गुणों का एक क्या बोलते हैं, परमाणुओं का एक स्कंद जो है उसमें एक लिमिटेशन है। तो उसके अंदर जो शक्ति के गुण है वो कम है, और कार्बन शरीर के अंदर जो शक्ति के गुण है वो ज्यादा है। ऐसा हम लोग सोचा जा सकता है, या ऐसा समझ के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल ठीक। सिर्फ एक शब्द को मैं करेक्ट करूंगा, शक्ति के गुण शब्द नहीं लगाना, शक्ति के अंश लगाना। अच्छा, किंतु शक्ति गुण की है, हाँ, शक्ति गुण मिठास की है, गुण मिठास है, और शक्ति के अंश किसमें ज्यादा है? जिसमें शक्ति ज्यादा है। तो शक्ति ज्यादा है। पेठे में अगर ज्यादा है तो पेठे में उसके शक्ति अंश ज्यादा है, अविभाव प्रतिच्छेद ज्यादा है। ज्यादा है। ठीक है, जय। बिल्कुल ठीक। अरविंद जी। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। तो ये समय प्रबद्ध प्रदेश की जो संख्या जो है वो कार्बन शरीर में ज्यादा है, तो वो सेम वे कार्बन शरीर में ये अविभाज्य प्रतिच्छेद भी ज्यादा है, ऐसा हुआ ना? नहीं, उसके साथ उसको लगाना नहीं। पहले यहाँ पर एक बात समझ लो, एक तो संख्या अलग बात चीज है। संख्या मतलब परमाणुओं की संख्या हो गई, और हाँ, यहाँ पर गुण की अपेक्षा से कर रहे हैं। मतलब ये हो सकता है कि किसी स्कंद में, किसी गुच्छे में परमाणु ज्यादा है, किंतु उन परमाणु की स्निग्धता का गुण जो है वो कम है। ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि स्कंद बड़ा है या ज्यादा वर्गना है मतलब गुण ज्यादा है। मतलब कार्बन कार्बन से कंपेयर करेंगे अगर, तो कार्बन में जो ज्यादा यहाँ भी है और वहां भी समय प्रबद्ध में प्रदेश की संख्या भी ज्यादा है, बराबर? क्योंकि अविभाव तो प्रतिच्छेद दोनों के होते हैं, उत्कृष्ट गुण के भी और जघन्य गुण के भी होते हाँ, हैं। वो बराबर है। एक वर्गना जो आई है, एक समय प्रबद्ध में अनंत वर्गना आई है, और उस अनंत वर्गना में जो एक वर्गना है वो मान लो समान गुण की अपेक्षा से अगर वहां पर आती है, तो समान गुण मतलब समान गुण होंगे तो किस प्रकार का वहां पर बंद हो जाएगा, ये सोचने वाली बात है। तो इसीलिए जो वर्गना वहां पर आई है, उस वर्गना के अंदर जो परमाणु है या उस वर्गना के जो गुण है, परमाणु की वजह से जो उस वर्गना को जो गुण प्राप्त हुआ है, उसको अगर आप देखोगे तो उसके अविभाव प्रतिच्छेद उस गुण की शक्ति के ऊपर डिपेंडेंट है। जितनी शक्ति ज्यादा उतने अविभाव प्रतिच्छेद ज्यादा। तो इसको अपन अगर अपनी लाइफ में अपन अगर इसको लगाना है तो कैसे ये जो अपनी गुण वाली जो बात है, तो हाउ इज इट इज मतलब यूजफुल टू इन अवर लाइफ, मतलब कैसे अपन कंसिडर करेंगे? नहीं, अब यहाँ पर आप गुण जो है, जिसके पास गुण की शक्ति ज्यादा उसके पास में अविभाव प्रतिच्छेद ज्यादा, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। जैसे ये महाराज जी अपने साथ है कंपेयर टू महाराज जी, और अपन है श्रावक जो, तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, तो उनका वैराग्य गुण ले लो, उनके चारित्र गुण ले लो। हाँ पंकज, अरविंद जी मेरी बात सुन रहे आप? हाँ महाराज जी, आवाज आ रही, बोलिए। हाँ जी महाराज जी। देखिए, आज करेंसी में सबसे कम पैसा 1 रुपए को है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो एक एक रुपए के रूप में आप अगर 1 करोड़ को विभाजित कर देंगे तो 1 करोड़ में एक रुपए का जो मास है, माने प्रमाण है, वो ज्यादा संख्या में है। किसी के पास सिर्फ 1 ही लाख रुपए है और उसको विभाजित कर देवे एक रुपए के रूप में, तो करोड़ की अपेक्षा 1 लाख में जो क्या विभाजन कम ही होगा। इसी प्रकार केवल ज्ञान में शक्तियांश ज्यादा रहेगा। मानव परिज्ञान अथवा अवधि ज्ञान में ज्ञान का शक्तियांश केवल ज्ञान की अपेक्षा कम होगा। और हमारे और आपके पास जो ज्ञान है वह संख्यात प्रमाण है, क्योंकि आपके मेरे पास मति ज्ञान श्रुति ज्ञान ही है, तो अवधि ज्ञान मानव परिज्ञान की अपेक्षा अपना ज्ञान कम है। तो इस ज्ञान का विभाजन कर दे तो अविभाग प्रतिच्छेद कम निकलेंगे। और हमसे भी विकलेंद्र जीवात्व एकेंद्र जीव में जो मति श्रुति ज्ञान है उस ज्ञान का विभाजन करे तो उसमें शक्तियांश हमारे अपेक्षा कम मात्रा में निकलेगा। इसलिए पंकज जी ने जो कहा ना, जिसके पास ज्यादा ज्ञान है उस ज्ञान का शक्तियांश उनके पास ज्यादा है कहा जाएगा, क्योंकि शक्तियांश उसकी शक्ति की छोटी छोटी इकाई है। जैसे अभी महाराज जी ने कहा कि भाई 100 रुपये है या 1 करोड़ है, तो कितने 1 रुपए की कितनी कॉइन उसके पास होगी।
तो उसका गुण कौन सा है? खर्च करने का गुण। तो 1 करोड़ वाले के पास में ज्यादा शक्त्यांश है, ज्यादा अविभाज्य प्रतिच्छेद है। और क्यों? क्योंकि उनके खर्च करने की शक्ति भी उसके पास ज्यादा है 1 लाख वाले की अपेक्षा से। ठीक है अरविंद जी, अविभाज्य प्रतिच्छेद अब लगा लेना कल से, ठीक है। आम कौन सा मीठा है? कल वाला आम ज्यादा मीठा था, आज का ज्यादा मीठा है। आज का ज्यादा मीठा है तो उसके उसमें मिठास के अविभाज्य प्रतिच्छेद ज्यादा है, सीधा गणित। क्योंकि जितना ज्यादा तभी तो उसके टुकड़े ज्यादा होंगे। चलिए, हाँ अर्चना दीदी आपका प्रश्न, जल्दी जल्दी एक एक प्रश्न पूछ लेना सब लोग, समय हमारे पास कम है। भैया जी 2 क्वेश्चन है। एक तो विश्लेषक से है कि विग्रह गति में जीव के पास होगा क्या विश्लेषक से, और अपर्याप्त जब तक एक एक ले लेते हैं, एक एक ले लेते हैं। सबसे पहली बात आपने विग्रह गति की करी। विग्रह गति में विसर्जोपचय होता है क्या? विसर्जोपचय किस किस का होता है? 4 नौकर्म 1 कर्म का, 4 नौकर्म शरीर का 1 कार्बन शरीर का, बराबर है। 4 नौकर्म शरीर। विसर्जोपचय के 5 भेद किए थे हमने, आज भेद किए थे? नहीं किए थे कल। मुझे याद नहीं होगा। जीव 5 प्रकार की वर्गना को ग्रहण करता है। हाँ 5 प्रकार की। जीव की अपेक्षा से 5 प्रकार के विसर्जोपचय हो जाएंगे, क्योंकि विसर्जोपचय रॉ मटेरियल है। ठीक ठीक ठीक। तो 4 प्रकार के नौकर्म और 1 प्रकार का कर्म कार्बन शरीर, ऐसे 5 प्रकार के शरीर के अपेक्षा से विसर्जोपचय है। तो विग्रह गति में कितने प्रकार के शरीर जीव के साथ है? 2। तो उन्हीं के विसर्जोपचय उसके साथ रहेंगे। अच्छा अच्छा, जी जी। तो जैसे गर्भ में आएगा अपर्याप्त अवस्था में, अभी तक खत्म नहीं हुआ, सुनो खत्म नहीं हुआ। वो शरीर उसके साथ में लगे हुए हैं। अभी औदारिक शरीर उसके साथ लगा हुआ है क्या? नहीं है। तो जो लगा ही नहीं है साथ में, तो उसके ऊपर लगे रहने वाले जो विसर्जोपचय है वो आत्मा का कोई संबंध होगा क्या? नहीं होगा। तो 2 शरीर है, 2 शरीर के 2 विसर्जोपचय मिल जाएंगे। चलिए आगे। एक और पूछ लूं, एक और बस। हाँ। ये अभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अपन ने सभी के परमाणु प्रदेश एक समय और सत्यांश बताए, तो क्या द्रव्य के जो परमाणु उसको भी अविभाज्य प्रतिच्छेद बोल सकते हैं सभी के? बिल्कुल, ये सारे के सारे अविभाज्य प्रतिच्छेद ही है, क्योंकि प्रतिच्छेद मतलब उसका सबसे छोटा अंश, और अविभाज्य मतलब इससे छोटा नहीं हो सकता है। ये आप उसका सर्टिफिकेशन कर रही हो। नाम है, परमाणु है, प्रदेश है, एक समय है, तो इसका क्या सत्यांश बोलेंगे? अंश क्या? नहीं, ये इसको इकाई बोलते हैं। द्रव्य की इकाई, क्षेत्र की इकाई। इकाई का अर्थ होता है द स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन, या रेजोल्यूशन कहते हैं उसको अंग्रेजी में। नहीं तो गुण वाले में इसका स्पेशल नाम में सिर्फ अविभाज्य प्रतिच्छेद ही रहेगा। ये अविभाज्य प्रतिच्छेद उन्होंने खास करके गुण और भाव के लिए लगाया शब्द है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा इसका भी स्पेशल नाम आएगा क्या? नहीं, अर्थ नाम वही है। ये चारों भी छोटी इकाई है। ये पद कौन सा है? इकाई का है, सबसे छोटी इकाई ये पद है। द्रव्य की कौन सी इकाई? परमाणु। क्षेत्र की प्रदेश। इस प्रकार से लगाते जाते। पंकज जी, अर्चना को यूं बोलिए। अर्चना जी, नमोस्तु आचार्य श्री। परमाणु में अगर शक्तियांश ना हो तो परमाणु कभी स्कंद बने को प्राप्त नहीं होगा। परमाणु परमाणु का बंध, स्कंद स्कंद का बंध, अथवा स्कंद के साथ परमाणु का बंध, परमाणु का स्कंद के साथ, ये जो बंधता को प्राप्त होते हैं वो उस गुण के शक्तियांश की वजह से ही होते हैं। और इसीलिए परमाणु परमाणु की शक्ति की जब बात कर रहे हो, परमाणु की शक्ति की जब बात कर रहे हो, तब आप परमाणु के भाव की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हो। हाँ, ये भाव की अपेक्षा से हो गया, जुड़ने वाला भाव की अपेक्षा। क्योंकि भाव मतलब गुण, भाव मतलब स्वभाव, और उसी के शक्तियांश। क्योंकि वो उसमें गुण है, उसमें शक्ति है, इसीलिए तो स्कंदक बनाने के कारण बन जाता है। तो ये परमाणु का वर्णन आपने किसकी अपेक्षा से किया? द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, काल या भाव की अपेक्षा? भाव की अपेक्षा किया, स्वभाव की अपेक्षा। राइट, ठीक है ना आचार्य जी? जी जी जी। आचार्य जी का संपर्क टूट रहा है क्या? शायद संपर्क टूट गया उनका। चलिए सुमन दीदी पूछिए। भैया जी वंदना। हाँ भैया जी, मेरा प्रश्न ये है कि अविभाज्य प्रतिच्छेद मतलब जिसका कोई टुकड़ा नहीं होता है,
आगे टुकड़ा नहीं बन सकता, सबसे छोटा भाग। आगे टुकड़ा है, तो इसको हम इसका पर्यायवाची शब्द अणु भी ले सकते हैं, इसको अणु भी कह सकते हैं। तो वही हम वही कह रहे हैं, अणु कहोगे तो द्रव्य की अपेक्षा से वर्णन हो जाएगा। हाँ, तो गुण और शक्ति के अनुसार या विभाग प्रतिच्छेद कहेंगे इसको, हाँ बस, भाव है ना? की गुण अपेक्षा से वर्णन करेंगे तो अविभाग प्रतिच्छेद शब्द आ जाएगा। तो इसको पर्यायवाची शब्द अणु नहीं ले सकते, इसको अणु है द्रव्य की अपेक्षा। द्रव्य की अपेक्षा। ठीक है भैया। दीपा मित्र दीदी। नमस्ते गुरुवर, वंदना भैया जी। हमने वो शून्य वर्गना देखी पहले, तो उसमें अविभाग प्रतिच्छेद ही नहीं होंगे, क्योंकि उसका बंध ही नहीं होता उधर। हाँ, अब देखो ऐसा नहीं कह सकते हैं, उसका बंध नहीं होता, किंतु वो है तो पुद्गल। हाँ, मतलब वो अलग अलग वर्गनाएं हैं, उतने अणु की, उतने अनंत की जो संख्या वहां पर उस गैप में जितने अनंत की संख्या है, उस संख्या की अपेक्षा से उसमें बंध नहीं होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पुद्गल ही नहीं है, और पुद्गल है मतलब द्रव्य है, द्रव्य है मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो गुण है, और कुछ ना कुछ तो गुण है मतलब गुण का शक्त्यांश है, उसमें अविभागी प्रतिच्छेद होंगे ही होंगे। हाँ, ठीक है ना? क्वांटिटी अभी होना है उसको, वो क्वांटिटी तो स्कंद के योग्य क्वांटिटी नहीं है, इसलिए स्कंद नहीं बना। ठीक है, चलिए अंजू पांडे दीदी। नमस्ते आचार्य श्री वंदना भैया जी। भैया जी मेरा एक तो पहले आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं भैया जी। आप इस तरह से करते हमें बड़ा दुख होता है। अरे नहीं चलिए भैया जी। भैया जी प्रश्न यह है कि हम ये अविभाग प्रतिच्छेद जाने क्यों? मतलब या तो हमें उत्कृष्ट पता होता है तब हम जघन्य तक मतलब अविभाग प्रतिच्छेद तक जान पाते हैं, या हम अविभाग प्रतिच्छेद को जाने तब हम उत्कृष्ट तक पहुंच सकते हैं, यानी महास्कंद तक पहुंच सकते हैं। मतलब क्या है ये प्रक्रिया? देखो, उत्कृष्ट और जघन्य को जानना बड़ा सरल है। उत्कृष्ट को जानना क्योंकि इससे बड़ा कोई नहीं है, और जघन्य को इससे छोटा कोई नहीं है, इसलिए दोनों को जानना बड़ा सरल है। पर मध्यम को जानना, जब मैं दो चीजों को ये मध्यम गुण वाले हैं ये जब कहता हूं, तो वो दो मध्यम गुण में मैं तुलना कैसे करूंगा, अल्प बहुत को कैसे करूंगा? जघन्य में एक बढ़ा देंगे और उत्कृष्ट में से एक शक्त्यांश कम कर देंगे। जघन्य में एक बढ़ा देंगे, उसे कहते हैं अजघन्य। उत्कृष्ट में से एक घटा देंगे, उसे कहते हैं अनुत्कृष्ट। किंतु ये तो आपने दो की जगह चार बना दिया, पर बीच में मध्यम है, उनका क्या करोगे? है ना? तो 25 नंबर का मध्यम और 27 नंबर का मध्यम दोनों मध्यम कहलाते हैं। तो ये दो मध्यम की तुलना कैसे करूं मैं? तो उनके गुणों की अपेक्षा से होगी। तो 27 नंबर के गुण जिसके पास है, 27 के लेवल पर जो है, उसके अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा होंगे, 25 वाले के तुलनात्मक कम होंगे। जी, तो ये मेरा ही प्रश्न था कि अविभाग प्रतिच्छेद को हमें मतलब इसको जानने का रीजन क्या है? ये जानने का ये रीजन है कि इससे जीव का स्वभाव और स्वभाव की अपेक्षा से गुण की शक्ति ये पता चलती है। और ये सारा पुद्गल की अपेक्षा, नो कर्म और कर्म की अपेक्षा से वर्णन हो रहा है, मतलब ये पुद्गल की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं। और पुद्गल की अपेक्षा से जब वर्णन कर रहे हैं, तो पुद्गल में आगे चल करके अलग अलग पर्याय को धारण करने की शक्ति के चांसेस, शक्ति की वेरिएशंस किसमें है, कौन ज्यादा पर्याय धारण कर सकता है, जिसमें अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है उसमें गुण की वेरिएशंस ज्यादा है, एक ही गुण की वेरिएशंस ज्यादा है। और इसका मतलब कि एक गुण की अपेक्षा उसके अलग अलग ज्यादा पर्याय बनाने की क्षमता है। देखो फिर से सुनो हम क्या कह रहे हैं। एक गुण की अपेक्षा से जब आप देखोगे तो जितने अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा उतने गुण का विभाजन ज्यादा, जी, जितना गुण का विभाजन ज्यादा उतने ही पर्यायों की संख्या ज्यादा। पर्यायों की संख्या से क्या लेना? पर्याय मतलब वो जो गुण है जो आगे उस गुण की अपेक्षा से पर्याय बनेगी। देखो मिठास लगा लो, 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक की मिठास लगा लो, ठीक है? और दूसरे में 50 की मिठास है, एक में 100 की मिठास है, एक में 50 की मिठास है। तो जो 100 की मिठास जिसमें है उसको आप एक एक शक्त्यांश कम कम करते 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 उसके मिठास की आप 100 पर्याय बना सकते हो। हाँ। और जिसमें 50 है उसमें 50 के शक्त्यांश मिल जाएंगे, तो उसकी 50 ही पर्याय बन पाएगी। हाँ। तो मतलब
एक गुण की अपेक्षा उस पुद्गल में कितनी पर्याय धारण करने की क्षमता है, ये उससे पता चलता है। जी। तो और भैया पर्याय जी का ही तो सारा खेल हाईएस्ट, लगे। हाँ जी जी, तो ये हाईएस्ट मतलब हम ये शक्त्यांश किस तरीके से निकाल पाएंगे? जैसे ज्ञान गुण का, अभी जैसे आपने श्रुत केवली के और एक सामान्य आचार्य के ज्ञान का अनुमान लगाया, तो श्रुत केवली तो फिर भी समझ में आता है कि श्रुत केवली है तो ज्ञान ज्यादा है, लेकिन सामान्यतया जैसे दो जीवों में अगर हमें पता जैसे लगाना हो, तो फिर ज्ञान के शक्त्यांश इस जीव में ज्यादा है, इस जीव में ज्यादा है, ऐसा भी पता करना हो। वो केवल ज्ञान ही जान सकते हैं, अच्छा, तो क्योंकि मतलब केवल ज्ञान ही उत्कृष्ट विभाग पता होगा। प्रतिच्छेद ग्रहण कर सकते हैं। जी जी, अब उत्कृष्ट हम मतलब ज्ञात होगा तो ही अविभाज्य प्रतिच्छेद निकल पाएंगे। देखिए, बस एक छोटा सा उदाहरण है। दो पेशेंट है, और दोनों पेशेंट जो है वो आदिवासी आ गए, उन्होंने कभी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह कुछ नहीं देखे हैं। दोनों पेशेंट के साथ में अपने अपने परिवार के लोग हैं, ठीक है। दोनों को बुखार है। अब किसको ज्यादा है किसको कम है, ये डॉक्टर ही बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास वो मापन करने का थर्मामीटर है। तो थर्मामीटर से जिसके टेम्परेचर के अविभाज्य प्रतिच्छेद ज्यादा है उसको बुखार ज्यादा है, जिसके कम है उसको बुखार कम है, तो उसने उसकी अपेक्षा से दवाएं भी उस प्रकार से विभाजित करके दे दी। तो ये डॉक्टर ही क्यों समझ पाया? उसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है, उसके पास उसको जानने का ज्ञान है। वो आदिवासी का परिवार जो आया था उसके पास वो ज्ञान नहीं है, मतलब जिस ज्ञान की वो क्षमता नहीं है वो उसको नहीं जान सकते हैं, जिस ज्ञान की क्षमता है वो जान सकते हैं। जी ठीक है, जी जी भैया। तो जल्द से जल्द केवल ज्ञानी डॉक्टर बन जाए है, इसका अर्थ ये हो जाएगा। चलिए मीनाक्षी दीदी बोलिए। आपके साथ के साथ साथ ही संभव हो सब पाएगा। साथ मिलकर के चलेंगे, गुरुओं को आगे करना है, गुरुओं जी को आगे करेंगे तो जल्दी फायदा हो जाएगा बस। जी जी ठीक है, जी। चलिए मीनाक्षी दीदी बोलिए। गुरुदेव नमस्ते, आपको वंदना। हाँ दीदी। उद्गल का बताया परमाणु, तो जीव द्रव्य का क्या बताने वाले हैं? अविभाज्य शक्त्यांश। आप बताइए, जो जीव बन रहा है वो किससे बन रहा है? एक हाँ। आत्म प्रदेश, ये उसका द्रव्य की अपेक्षा से सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। आत्मा प्रदेश। आत्म प्रदेश, नाम आत्म प्रदेश है उसका, एक आत्मा के असंख्यात आत्म प्रदेश। तो एक आत्मा द्रव्य रूप से असंख्यात आत्म प्रदेशों से बनी है, या असंख्यात आत्म प्रदेश हाँ। उसके होते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया हाँ। कि द्रव्य की अपेक्षा एक आत्मा। आत्म प्रदेश और क्षेत्र की अपेक्षा अवगाहना वाला प्रदेश, ये उनकी इकाइयां हो जाएगी। विजयलक्ष्मी दीदी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मुझे पूछना था, अभिविभागी गुण जो द्रव्य में रहता है, समझो जितना ज्यादा रहे तो उसकी पर्याय उतनी रहती है, अलग अलग पर्याय रहती है क्या? जैसे समझो अभी लकड़ी है तो उसको जलाए कि उसका चारकोल बनता है, तो समझो लकड़ी में ज्यादा से ज्यादा अविभागी गुण रहे तो उसके अलग अलग पर्याय होते क्या? जैसा देखो, आपको पर्याय की चर्चा गुण की अपेक्षा से करनी पड़ेगी। अगर हाँ हाँ लकड़ी में जलने की अपेक्षा, अलग अलग तरीके से जलने की अपेक्षा, अगर उस लकड़ी में क्षमता है तो अलग अलग प्रकार से जलने की अपेक्षा उसके अलग अलग पर्याय बन जाएगी। मतलब चारकोल ही बनता है लकड़ी का, तो फिर क्या दूसरा पर्याय बनता है? सुनो सुनो मेरे, इसको बड़े ठीक से समझो इसको। क्या बनता है आगे जाकर के कौन सी पर्याय बनती है, ये वर्णन बाद में आएगा। पहले तो उसकी देखो, चारकोल बनता है, किंतु सभी प्रकार के चारकोल एक जैसे होते हैं क्या? अलग अलग रहते हैं। वो तो पत्थर के चारकोल जैसे जला, जिस तरीके से जला या जिस तरीके से जलने की क्षमता उसमें है, अलग अलग तरीके से जलने की क्षमता है, उस प्रकार से उस चारकोल के जो कंपाउंड्स है वो हो जाएंगे। मतलब एक बहुत जल्दी जलता है, दूसरा धीरे धीरे जलता है, तीसरा मध्यम से जलता है। अब ये तीनों से बनी हुई जो राख है, तीनों से बने हुए जो आगे की जो उसकी पर्याय है, उसके अगर आप मॉलिक्यूल्स के अगर बॉन्डिंग देखोगे तो तीनों की अलग अलग मिल जाएगी। मतलब जितने ज्यादा उसमें अविभागी गुण रहेंगे उतनी ज्यादा पर्याय उसमें निकलेगी। बस ये बॉटम लाइन है। हाँ, मतलब उतनी वेरिएशंस उस गुण की है, और एक गुण की जितनी वेरिएशन उतनी ज्यादा पर्याय। मतलब अविभागी गुण जिसमें कम रहते हैं, समझो पुद्गल में जो हम वापरते हैं, तो अपने को
उसका क्वांटिटी ज्यादा मिलता है, पर्याय मतलब सेम पर्याय मिलने के लिए उसको गुण कम चाहिए, अविभाज्य गुण। नहीं, गुण कितने हैं और कम है कि ज्यादा है, उसकी अपेक्षा से दोनों की तुलना अलग होगी। गुण कम है तो भी उसके अविभाज्य प्रतिच्छेद हो जाएंगे। ना पर्याय अलग अलग बहुत सारी पर्याय होएगी ना, गुण अगर ज्यादा रहे तो ज्यादा पर्याय आएगी ना आई उसमें। वो तो पहले से क्लियर हो गया, बिल्कुल। हाँ तो मुझे वही पूछना था, अगर समझो उसमें गुण कम रहे उस उद्गल में, तो उसके पर्याय भी कम बढ़ेंगे। कम आएंगे। हाँ क्योंकि कम यहाँ आएंगे। पर अलग अलग गुणों की चर्चा नहीं चल रही है, एक ही गुण की चर्चा चल रही है, एक गुण की उसमें अविभाज्य प्रतिच्छेद। कंपोजिशन अलग अलग आएगा, समझो हाँ, अभी लकड़ी का देखा क्योंकि कि कड़क रहेगा चारकोल, तो कई तो क्योंकि नरम पुद्गल रहेगा। क्योंकि पुद्गल की चर्चा कर रहे हो, स्पर्श गुण की अपेक्षा से अलग चर्चा होगी, रस गुण की अपेक्षा से अलग होगी। सभी गुणों को अपने अपने अविभाज्य प्रतिच्छेद हो जाएंगे, और उनके जो उत्तर भेद है उसकी अपेक्षा से भी होगा। अच्छा अच्छा। मतलब अगर आप स्पर्श गुण लेंगे तो हल्का और भारी, तो हल्कापन कितना है, हल्केपन के अविभाज्य प्रतिच्छेद कितने हैं, भारीपन के अविभाज्य प्रतिच्छेद कितने हैं, उस प्रकार से उसकी पर्याय कौन सी बनेगी वो सारा हो जाएगा उसमें। अब मतलब समझो अभी लकड़ी में जितने अविभागी गुण है, तो उसके समझो जितने है उतने पर्याय हो गए, तो समझो कुछ चारकोल वजन वाला निकला, थोड़ा हल्का वाला चारकोल निकला, तो फिर उसमें और आगे वो हल्के चारकोल उसमें उसमें और उस पुद्गल में भी और अविभागी गुण रहते हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि जैसे जिन गुणों की वजह से वो पर्याय बनी है, वो गुण में वेरिएशन है तो पर्याय में वेरिएशन होना ही होना है। और हमेशा उस तरीके से होगा कॉन्फ़िगरेशन। आपको एक टिपिकल उदाहरण लेना पड़ेगा, और वो उदाहरण की अपेक्षा से आप एक चारकोल को जो पकड़ के बैठी हो, चारकोल के बारे में आगे का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है चारकोल का, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। समझ में आया, समझ में। हाँ, केमिकल एग्जैक्टली, टेबल लेकर के बैठना पड़ेगा उधर, ठीक है। चलो, तो आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।